साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 69th बीपीएससी के लिए हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत को कवर करेंगे। हालांकि यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग किसी भी सेगमेंट को छोड़ के नहीं चल सकते, तो इसलिए आज हम लोग प्राचीन भारत को कवर करेंगे। प्राचीन भारत से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेट को, जिसमें पहला क्वेश्चन है अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलती है। ये पूछ रहा है कि भारत में जो है वो अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग कब से किया जाता है। तो यह जो संस्कृत भाषा का प्रयोग है वो ईसा की 2री सदी से किया जाता है। सर्वप्रथम शक शासक रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह जो है वो 150 ईस्वी का यह शिलालेख है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ईसा की 2री सदी से अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। तो यह बिल्कुल सही है। भारत में प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण किया जाता था, कोई लेख नहीं लिखा जाता था। और इन्हीं सिक्कों को आहत सिक्का या पंचमार्क क्वाइन कहा जाता था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि हिंद यवनों ने भारत में सिक्का निर्माण की डाई विधि का प्रचलन किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो कह रहा है कि सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे, तो यह बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों के द्वारा ही भारत में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, और उसमें भी कुशाणों के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सोने का जो सिक्का है, स्वर्ण सिक्का, वो कुशाणों के द्वारा जारी किया गया था। और सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्का जो है वो गुप्तों के द्वारा जारी किया गया था, तो इसको भी आप लोग दोनों को ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व पूरा पाषाण के स्थल तथा उसके क्षेत्र का मिलान करें। एक तरफ स्थल दिया है, दूसरे तरफ क्षेत्र दिया है, तो आइए इसको देखते हैं। ए कह रहा है कि पहलगाम जो है वो कश्मीर में है। बी कह रहा है कि वेलन घाटी जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। तीसरा कह रहा है कि नेवास जो है वो अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में है। डी कह रहा है कि अटिरा पक्कम, तो ये जो है वो तमिलनाडु में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा, निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा पाषाण काल के आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है, तो यह बिल्कुल सही है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा पाषाण काल के आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वो प्राग ऐतिहासिक आदि मानव का जीवाश्म मिला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्राग ऐतिहासिक आदि मानव का जीवाश्म भारतीय उपमहाद्वीप में मिला है। दूसरा कह रहा है कि भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा घाटी क्षेत्र में हथनौर से मिलता है, तो यह बिल्कुल सही है। भारत में जो प्रागैतिहासिक मानव का साक्ष्य है वो नर्मदा नदी घाटी के क्षेत्र से मिलता है। तीसरा कह रहा है कि मनुष्य का उद्भव स्थान अफ्रीका माना जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मनुष्य का जो उद्भव सर्वप्रथम हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था, जहां से वे विश्व के अन्य भागों में फैल गए, तो ये भी सही है। पूछ रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पूछ रहा है, तो कोई इसमें से गलत नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता था। तो मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले छोटे उपकरणों को
माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 6वां। मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष निम्न में से कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मध्य पाषाण कालीन मानव के अस्थि पंजर जो हैं वो महदहा से प्राप्त हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महदहा से। तथा कुछ अवशेष प्रतापगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये प्रतापगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। निम्न में से कौन सा नव पाषाण कालीन स्थल बिहार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चिरांद जो है वो एक नव पाषाण कालीन स्थल है जो बिहार के सारण में है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि यह सारण जिले में स्थित है। उसके बाद से हम लोग लखनाज की बात करें तो यह गुजरात में है। इसको ध्यान रखिएगा कि यह गुजरात में है। ब्रह्मगिरी जो है वो है कर्नाटक में। और चौथा जो दिया है गुफकराल वो है जम्मू कश्मीर में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चारों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। निम्न में से किस काल में मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नव पाषाण काल में मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई। पहले जो मानव थे वो आदि मानव थे, घूमते फिरते अपना जीवन व्यतीत करते थे, जबकि नव पाषाण काल के आते आते उनमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि सर्वप्रथम 1860 में ली मेसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तरण उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया था। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इस काल के निवासी सबसे पुरानी कृषक समुदाय के थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोल आकार या आयताकार घरों में रहते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव के द्वारा जो सर्वप्रथम धातु प्रयोग में लाया गया था वो तांबा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम मानव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नवपाषाण काल में चावल की जो खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है वो कोल्डिहवा से मिला है। और यह कोल्डिहवा जो है वो इलाहाबाद के पास स्थित है। ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद के पास यह स्थित है और यहीं से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जिसका समय हम लोग देखें तो वो 7000 से 6000 ईसा वर्ष पूर्व इसको माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। सिंधु सभ्यता को किस युग काल में रखा जा सकता है? तो सिंधु सभ्यता जो था वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता के किन दो स्थलों को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम कांस्य का निर्माण की तकनीक की जानकारी जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कांस्य निर्माण के तकनीक की जानकारी थी। तो यह बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि हड़प्पा वासियों ने अपने औजार और उपकरण के निर्माण के लिए सर्वाधिक तांबे के प्रयोग किए थे, न कि कांसे के। तो ये भी बिल्कुल सही है। हड़प्पा वासियों के द्वारा अपने औजारों का जो निर्माण था वो सर्वाधिक तांबे से किया गया था, कांसे से नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। सिंधु सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना था? तो यह पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार पूछ रहा है, जो 1600 किलोमीटर था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1600 किलोमीटर।
सिंधु सभ्यता के हम लोग आकार की बात करें तो यह त्रिभुजाकार था और पूरब से पश्चिम की जो इसकी लंबाई थी वो 1600 किलोमीटर थी और उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई थी वो 1400 किलोमीटर थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में इसके हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। तो यह बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। दूसरा कह रहा है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। तो ये भी बिल्कुल सही है, भारत में अगर पूछे तो राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो वह मोहनजोदड़ो है जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का सही मिलान कौन सा है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि सर्वाधिक पश्चिम पूरा स्थल सूत का गेंडोर, तो ये बिल्कुल सही है। सर्वाधिक पूर्वी स्थल जो था वो आलमगीरपुर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल मांदा था और चौथा जो था वो सर्वाधिक दक्षिणी पूरा स्थल दायमाबाद था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चारों जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल और सुतकोटा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है? तो नर्तकी की एक कांस्य की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, तो यह बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और यह दाईं से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती थी। दूसरा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये गलत है। सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। इसको ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। तीसरा है सिंधु घाटी के कई नगरों में मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भारत में अवस्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगा जो है वो भारत में स्थित है। कालीबंगा भारत के राजस्थान में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। और सूतका गेंडोर, चांदहुंद्रो और कोटदी जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, निम्न में से कौन हड़प्पाई बस्ती अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडी गाक जो है वो अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है। यह जो है वो हिंदू कुश के उत्तर में, हिंदू कुश जो पर्वत है उसके उत्तर में यह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, सैंधव सभ्यता के स्थल एवं नदी का सही मिलान करें। तो आइए इसको देखते हैं। हड़प्पा जो था वो रावी नदी के तट पर था, तो ए का हो जाएगा 2। मोहनजोदड़ो जो था वो था सिंधु नदी के तट पर, तो 2 बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। लोथल जो था, लोथल था वो भोगवा नदी के तट पर था, तो सी का 1 हो जाएगा। और धौलावीरा जो था वो लूनी नदी के तट पर था, तो डी का 4 हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल एवं उत्खनन में प्राप्त साक्ष्य का सही मिलान करें। मनके बनाने के कारखाने, तो मनके बनाने के जो कारखाना था वो लोथल से प्राप्त हुआ था। बी कह रहा है कि जूते हुए खेत, तो जूते हुए जो खेत था वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था।
सी कह रहा है कि मिट्टी के बने हल बनवाली से प्राप्त हुआ था। डी कांसे के खिलौने गाड़ी, तो ये चान्हुंदड़ों से प्राप्त हुआ था। ई कह रहा है कि बर्तन पर मछुआरे का चित्र हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में कौन सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, तो यह बिल्कुल सही है। सैंधववासी जो थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। दूसरा कह रहा है बी कि चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, तो यह बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि सैंधव सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि सैंधव सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक था, तो ये कथन जो है वो गलत है। सैंधव सभ्यता समाज जो था वो पितृसत्तात्मक नहीं, वो मातृसत्तात्मक था। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा 1863 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा कि 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। निम्नलिखित में से किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो चालकोलिथिक युग जो है वो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 29। प्राग ऐतिहासिक काल में गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भीमबेटका की गुफा जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल में गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और यह जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, तो यह बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। डी जो कह रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, बुर्ज होम से नहीं मिला है, ये गलत है। भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है वो नर्मदा नदी घाटी से मिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। सैंधव सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चान्हुंदड़ों से जो है वो वक्राकार ईंटें मिली है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा पुरास्थल है जहां से प्राप्त मृद भांड पर चित्र उकेरा गया है जिस पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोथल से मृदभांड प्राप्त हुआ है जिस पर कौवा और एक लोमड़ी की चित्र को बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। सैंधव सभ्यता का वह नगर जो अन्य नगरों के विपरीत यह नगर दो भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुरकोटदा जो था वो दो भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। सैंधव सभ्यता के पुरास्थल धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सफेद कुआं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। सैंधव सभ्यता के बारे में सत्य कथन कौन सा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रत्येक आवास के बीच में एक आंगन होता था, तो यह बिल्कुल सही है। प्रत्येक आवास के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता में आवास होता था। दूसरा कह रहा है कि व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत अवस्था में था, तो यह भी बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो अपने व्यापार वाणिज्य के लिए भी जानी जाती है। तीसरा कह रहा है कि समाधान की 3 पद्धतियां मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। समाधान की जो है वो 3 पद्धतियां मिलती है। अगला कह रहा है चौथा कि धातु से प्राप्त एक भी मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है, तो ये गलत है। धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई है, चान्हुंदड़ों से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी
1, 2, 3 सही है, जबकि चौथा कथन जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है। तो कपास जो है वो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा पैदा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लोथल गुजरात में है, बिल्कुल सही है। कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है रोपड़ हरियाणा, तो रोपड़ जो है वो हरियाणा में नहीं है, वो जो है पंजाब में है। डी कह रहा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपड़ जो है वो पंजाब में है। इसको ध्यान रखिएगा कि रोपड़ पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल धौलावीरा के संबंध में सही कथन नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि यहाँ से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो यह बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि यह राजस्थान में अवशिष्ट है, तो ये गलत है, यह राजस्थान में अवशिष्ट नहीं है। धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। सी कह रहा है यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि यह नगर 3 भागों में विभाजित था, तो ये भी सही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल तथा वहां से प्राप्त साक्ष्य का सही मिलान करें। ए कह रहा है कि वृषभ मुद्रा, तो वृषभ मुद्रा जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। बी कह रहा है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता, तो यह कालीबंगा से मिला है। सी कह रहा है कि समाधान R37 हड़प्पा से मिला है। डी कह रहा है कि कुत्ते को मालिक के साथ दफनाना, तो यह रोपड़ से मिला है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो कथन एक कह रहा है कि पशु शेर के अवशेष अभी तक सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो यह बिल्कुल सही है। शेर का अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। दूसरा कह रहा है कि पशु, घोड़ा, गाय, सिंह एवं ऊंट का अंकन इस संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य इसी संस्कृति से मिलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि इस संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों कथन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। वह सैंधवकालीन पुरास्थल जहां से द्विशव संस्कार का साक्ष्य मिला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल तथा कालीबंगा दोनों जगह से द्विशव संस्कार के साक्ष्य मिले हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। हड़प्पा संस्कृति की लिपि भाव चित्रात्मक है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर तथा पुनः बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है। तो इस पद्धति को जो कहा जाता है वो वास्ट्रोफोडन कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। सैंधव सभ्यता के स्थल तथा उसके उत्खननकर्ता का सही उद्गम पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि धौलावीरा, तो धौलावीरा की जो खुदाई थी वो जेपी जोशी के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि लोथल की जो खुदाई थी वो SR राव के द्वारा किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है हड़प्पा, तो हड़प्पा जो था वो रखालदास बनर्जी के द्वारा नहीं किया गया था, इसकी खुदाई जो थी वो दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा कि दयाराम सहनी के द्वारा इसकी खुदाई किया गया था। डी कह रहा है रोपड़ जो था वो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। तो महान स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45।
सैंधव सभ्यता के पतन के संदर्भ में सही सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि एसआर सहनी ने भूगर्भिक परिवर्तन सिंधु सभ्यता के पतन का जो कारण बताया था वो भूगर्भिक परिवर्तन बताया था। बी कह रहा है कि जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता बताई थी, ये बिल्कुल सही है। ऑरेल स्टाइन के द्वारा बाढ़ को बताया गया था, जबकि ऑर्जेस्ट मैके और जॉन मार्शल के द्वारा जलवायु परिवर्तन बताया गया था। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। सिंधु घाटी सभ्यता में टीन कहाँ से आयात किया जाता था? तो टीन जो था वो अफगानिस्तान से आयात किया जाता था, जबकि खेतड़ी से हम लोग बात करें तो खेतड़ी से तांबा का आयात किया जाता था। फारस की हम लोग बात करें तो सोना का आयात किया जाता था, और दक्षिण भारत की हम लोग बात करें तो यहाँ से सोना और शंख एवं कौड़ियों का आयात किया जाता था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। हड़प्पा के सामान्य आवास के क्षेत्र के दक्षिण स्थित कब्रिस्तान का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए समाधि R37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। सिंधु सभ्यता के निर्माता के रूप में द्रविड़ों को निम्न में से कौन मानता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रखालदास बनर्जी जो है वो सिंधु सभ्यता के निर्माता में द्रविड़ों को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से हाथ से बना हुआ सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथ से बने हुए सूती कपड़े का जो टुकड़ा है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। निम्न कथन में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन देखना है तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग के लिए कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था, बिल्कुल सही है। कुबड़ वाला सांड जो था वो सिंधु सभ्यता सबसे प्रिय पशु था। बी कह रहा है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेसूहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है, ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का अपनाई थी, तो ये बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता में घरों के निर्माण के लिए ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। डी कह रहा है कि पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी, तो ये गलत है। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो है वो हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन एक कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से केवल पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है, तो ये गलत है। मृण मूर्तियों का अर्थ होता है कि मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को मृण मूर्ति कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता में जो था वो केवल पशु पक्षियों की नहीं, जबकि इसमें जो है वो पूज्य प्रतिमा हुआ या फिर नारी की मृण मूर्तियां हुई, ये सब मिला है, तो ये कथन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन जो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मृण मूर्तियों में नर की अपेक्षा सर्वाधिक नारी की मृण मूर्तियां मिली है, तो यह बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो आइए इसको देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर अस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबा और लोहा का ज्ञान था, ये गलत है। सिंधु घाटी के लोग भी चांदी स्वर्ण का ज्ञान था। तीसरा कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित थी, जबकि वैदिक सभ्यता में पर्दा
सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4 जो कथन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। ऋग वैदिक काल में वजापति होता था, वजापति जो होता था वो ग्राम का मुखिया होता था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि आर्यों की एक शाखा ईरान से भारत आई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कस्सी अभिलेख से ज्ञात होता है कि आर्यों की जो शाखा है वो ईरान से भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बतलाया है? तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। ऋग्वेद में आर्यों के जिन 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है उनमें शामिल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अक्किन इसमें शामिल नहीं है, पुरु, यदु, अनु शामिल है, और चौथा जो कबीला था वो था तुर्वस। ध्यान रखिएगा कि चौथा कबीला जो था वो तुर्वस था और 5वां कबीला जो था वो द्रुहु था, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। आर्यों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा वर्ष पूर्व से कुछ पहले हुआ था, तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। आर्यों का जो आगमन था वो भारत में 1500 ईसा वर्ष से कुछ पहले हुआ था। दूसरा कह रहा है कि आर्यों ने भारत में सर्वप्रथम सेंदो प्रदेश में बसना प्रारंभ किया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ को इंगित करता है। पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त में से कोई कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। निम्न में से किस ग्रंथ में सबसे पहले वर्ण शब्द का वर्णन मिलता है? तो वर्ण शब्द का वर्णन जो है वो सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में आर्य वर्ण, ध्यान रखिएगा कि आर्य वर्ण एवं दास वर्ण का वर्णन मिलता है, और सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। ऋग्वेद के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन इस वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो यह बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है 10,552, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि इस वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यह गलत है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसका पता जो है वो यजुर्वेद से चलता है, इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि गायत्री मंत्र, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में बिल्कुल सही है। बी है हस्तलिखित ऋचाएँ, ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि 4 वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तो ये भी बिल्कुल सही है। 4 वर्णों का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। डी कह रहा है कि सोम को समर्पित ऋग्वेद का 7वां मंडल, तो यह गलत है। 7वां मंडल नहीं, 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किस नदी का आया है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन जो है वो सिंधु नदी का आया है, जबकि गंगा नदी का जो एक बार वर्णन किया गया है, और सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी। तो इन तीनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। सरस्वती को ऋग्वेद में नदीत्मा कहा गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि सरस्वती को नदीत्मा यानी नदियों की माता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62।
ऋग्वेद को किस ईरानी ग्रंथ के समान माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन अवस्था के समान माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अन्न पीसने वाली है। कवि अंगरीष का यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो यह जो है वो पहले मंडल में वर्णित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। वैदिक नदी और उसका आधुनिक नाम का सही मिलान करें। तो आइए इसको देखते हैं। वितस्ता, वितस्ता जो है वो है झेलम का नाम, तो ये बिल्कुल सही है। परुष्णी जो है वो रावी का नाम है, परुष्णी जो है वो रावी का नाम है। विपाशा जो है वो ब्यास का नाम है और शतुद्री जो है वो सतलज का नाम है। इसलिए ए का हो जाएगा 1, बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। 1 4 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 4 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। अफगानिस्तान का वर्तमान वह नदी जो ऋग्वेद में उल्लेखित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुर्रम और काबुल का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। कुब्रू नाम से कुर्रम का और कुभा नाम से काबुल का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ हमारा 65 क्वेश्चन जो था वो प्राचीन इतिहास से पहला सेक्शनल टेस्ट हिस्ट्री का समाप्त हुआ। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं संडे को फुल टेस्ट के साथ जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग सेशन को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए धन्यवाद।